जय हिंद दोस्तों, स्वागत है वे टू स्काई सिलेक्शन अड्डा में। अगर दोस्तों आपका भी सपना है वर्दी पहनने का तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। यहाँ पे हम इस टॉपिक में देखने वाले हैं टॉप 50 क्वेश्चन होंगे जो आपके जीके के प्रश्न होंगे। ये आपका जो क्लास रहने वाला है रामबाण साबित होने वाला है। यहाँ पे मैं टॉपिक लिया हूँ प्रमुख नृत्य होगा, पुरस्कार होगा और दिवस। जितने भी टाइप के आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जा चुके हैं और जितने भी एग्जाम में आने की संभावना है उतने प्रश्न मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिए हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस क्लास को पूरा देखिए और जितना भी क्वेश्चन आपको आएगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे एक कोटेशन है, कोटेशन को हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे है, सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी है भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो, किसी के वास्ते राहें कहां बदलती है, तुम अपने आप को खुद बदल सको तो चलो। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे वे टू स्काई सिलेक्शन आपके सिलेक्शन के लिए तैयार है। ठीक है, बस आपको मेहनत करनी है और इस वीडियो को पूरा अच्छे से जरूर देखिए। ठीक है, वीडियो को पूरा देखिए, अधूरा पे ना छोड़िए, नहीं तो आपका ही नुकसान होगा। तो चलिए हम चलते हैं, यहाँ पे पहला प्रश्न लेते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो आपका पहला प्रश्न आप देख पाओगे यहाँ पे करंट अफेयर से रिलेटेड है। यहाँ पे देखो कह रहा है, यहाँ पे वर्ष 2023 में फ्रांस में किस भारतीय प्रतिमा को स्थापित किया गया था। ठीक है, 2023 में यहाँ पे पूछा है हमसे कि भारतीय प्रतिमा को स्थापित किया गया था। ठीक है, किसका। अब यहाँ पे देखिए पूछा हमसे, पहला ऑप्शन देखो कर रहा है यहाँ पे महात्मा गांधी, भीमराव अम्बेडकर, कवि तिरुवल्लुवर है, यहाँ पे लेनिन है। ठीक है, यहाँ पे तो जो यहाँ पे राइट आंसर है यहाँ पे विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पे सही होगा। ठीक है दोस्तों, और ये कहाँ के रहने वाले हैं, आपकी ये केरल के रहने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे जो ये प्रतिमा स्थापित की गई थी आपके दिसंबर 2023 में ये स्थापित की गई थी। ठीक है दोस्तों, और कहाँ पे ये फ्रांस के आपके सेरगी शहर में, ठीक है, सेरगी शहर है, वहां पे ये प्रतिमा स्थापित की गई थी। ठीक है दोस्तों, जो यह प्रतिमा है फ्रांस और भारत के बीच साझा संस्कृति और संबंधों को प्रतीक करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम चलते हैं, हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, इसी टाइप से प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो चलिए अब यहाँ पे देखिए दूसरा प्रश्न, देखो यहाँ पे लिखा है वर्ष 2023 में आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप किस देश ने जीता था। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपसे पूछा हमसे आईसीसी 2023 का वर्ल्ड कप किसने जीता था। ठीक है, यहाँ पे तो पहला ऑप्शन है भारत ने, ऑस्ट्रेलिया ने, पाकिस्तान ने, साउथ अफ्रीका ने। ठीक है दोस्तों, तो 2023 का जो खिताब जीता था आपके ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। किसको हराया था यहाँ पे, भारत को हरा दिया था। ठीक है दोस्तों, तो जो इसका राइट आंसर होगा विकल्प नंबर आपका बी यहाँ पे सही होगा। देखिए दोस्तों, इस टॉपिक में 2-3-4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो करंट से रिलेटेड होंगे। ठीक है, आइए चलते हैं, अब अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो अगला प्रश्न लिखा है यहाँ पे है, निम्न में से बुकर पुरस्कार किसे नहीं मिला है। ठीक है, बुकर पुरस्कार यहाँ पे किसे नहीं मिला है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका लिखा है चेतन भगत को, बीएस नायपाल को, किरण देसाई को, सलमान रुश्दी को। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है यहाँ पे चेतन भगत को आपको बुकर पुरस्कार नहीं मिला है। ठीक है, बाकी इनको भी मिला है, किरण देसाई को मिला है, सलमान रुश्दी को भी मिला है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए बुकर पुरस्कार देखिए पहले होता क्या है, यह दुनिया का एक बड़ा साहित्यिक पुरस्कार है जो अच्छे अंग्रेजी उपन्यास के लिए दिया जाता है। ठीक है, ये अंग्रेजी उपन्यास के लिए आपको दिया जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो आपके बीएस नायपाल हैं, इन्हें 1971 में यह पुरस्कार मिल चुका है। ठीक है, और किरण देसाई को आपको 2006 में मिला था और सलमान रुश्दी को आपको मिला था यहाँ पे 1981 में। ठीक है, इनको यहाँ पे बुकर पुरस्कार मिला हुआ है। ठीक है दोस्तों, बस चेतन भगत को यहाँ पे बुकर पुरस्कार नहीं मिला है। ठीक, चलिए अब चलते हैं, हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, कैसी क्लास लग रही है, अभी क्लास आप लोग पसंद आ रही है तो जल्दी से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। अब देखिए यहाँ पे आपका चौथा नंबर प्रश्न आप देख पाओगे, यहाँ पे लिखा है उत्तरायण का त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो प्रश्न है देखिए एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, सब प्रश्न अब देखो यहाँ पहला ऑप्शन है आपका उत्तर प्रदेश में, केरल में, गुजरात में, पंजाब में। ठीक है दोस्तों, तो जो उत्तरायण का जो त्योहार है आपका गुजरात में मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, यह त्योहार मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये जो त्योहार है आपका मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं, हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, आपका कितना क्वेश्चन सही होगा लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे
आपका रहा यहाँ पे 5वां सवाल, जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान योजना से संबंधित जागरूकता का अभियान किस मंत्रालय ने चलाया था। ठीक है, पहला देखो यहाँ पे है कृषि मंत्रालय ने, खेल मंत्रालय ने, जनजाति कार्य मंत्रालय ने, गृह मंत्रालय ने। ठीक है, तो जनजाति की बात किया जाएगा तो यहाँ पे जनजाति ही होगा इसका आंसर, तो ये आपका विकल्प नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए चलते हैं हम अगले नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 6वां नंबर देखिए प्रश्न आपका लिखा हुआ है, अमेरिका में स्थित स्टेच्यू ऑफ इक्वलिटी प्रतिमा किसकी है। ठीक है, यहाँ पे आपसे पूछा है स्टेच्यू ऑफ इक्वलिटी प्रतिमा किसकी है, अमेरिका में स्थापित की गई है। ठीक है, तो आप विकल्प नंबर आप देख पाओगे, बी आर अम्बेडकर जी की है, सुभाष चंद्र बोस जी की है, गांधी जी की है, ओबामा की है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा विकल्प नंबर ए, भीमराव अंबेडकर जी का। ठीक है दोस्तों, अच्छा भीमराव अंबेडकर जी के बारे में, इनका जो जन्म हुआ था 14 अप्रैल को 1891 ईस्वी में हुआ था। ठीक है दोस्तों, और जो इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है, मृत्यु जो हुई थी इनकी 6 दिसंबर 1956 में हुई थी। ठीक है दोस्तों, और इन्हें स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री भी कहते हैं। ठीक है ना, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री भी थे और भारतीय संविधान के मुख्य निर्माता भी थे। ठीक है दोस्तों, और जो ये प्रतिमा है इस लगभग ये 19 फीट की है, लगभग आपकी 19 फीट की है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए कैसा लग रहा है ये क्लास कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं हम लोग 7वें नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब 7वां नंबर प्रश्न आप देख पाओगे यहाँ पे कह रहा है घोल मछली किस राज्य की मछली है। घोल मछली की बात कर रहा है तो यहाँ पर पंजाब का है, गुजरात का है, केरल का है, मिजोरम का है। ठीक है, तो जो घोल मछली है यहाँ पे आपका गुजरात का, यहाँ पे इसकी राज्य की मछली है। ठीक है दोस्तों, अब चलिए चलते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आइए देखिए यहाँ पे 8वां नंबर प्रश्न आप यहाँ पे देख पाओगे। ठीक है, यहाँ पे लिखा है मनोरंजन मिश्रा किसके नए निदेशक बने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है आपका एसबीआई, दूसरा है आरबीआई के, सेबी के, आरबीआई के। ठीक है दोस्तों, तो जो मनोरंजन मिश्रा है ये नए निदेशक बने यहाँ पे किसके, आरबीआई के बने हुए। ठीक है, 2024 के अनुसार। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पे है, आरबीआई का जो है मुख्यालय कहाँ पे, हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो इसका जो हेडक्वार्टर है आपको देखने को मिलेगा मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है दोस्तों, मुंबई महाराष्ट्र में। और जो इसका आरबीआई का जो है यहाँ पे स्थापना दिवस कब था, यहाँ पे मतलब स्थापना कब हुई थी, तो 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, अब एक प्रश्न और पूछ सकता है आपसे, इस समय इसके जो गवर्नर है कौन है। ठीक है, गवर्नर इसकी बात किया जाएगा तो शक्तिकांत दुबे हैं, शक्तिकांत दास हैं। ठीक है, शक्तिकांत दास हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 9वां नंबर प्रश्न आप देख पाओगे, यहाँ पे लिखा है हार्नबिल त्योहार कहाँ मनाया जाता है। ठीक है, जो ये हार्नबिल है एक प्रकार का एक पक्षी है। अब ये त्योहार कहाँ मनाया जाता है। ठीक है, अब देख पाओगे यहाँ पे पहला जो ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश में, नागालैंड में और उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में। ठीक है दोस्तों, तो ये जो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे इसका नागालैंड में होगा। ठीक है दोस्तों, जो हार्नबिल त्योहार होता है यह नागालैंड में मनाया जाता है। अच्छा, नागालैंड की जो राजधानी है आपकी क्या है, कोहिमा है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे 10वां नंबर प्रश्न डॉट डॉट को प्रकाश का त्योहार कहा जाता है। देखो कितना इजी प्रश्न है यहाँ पे, कह रहा है क्रिसमस को, मकर संक्रांति को, दीपावली के, गुड़ी पड़वा को। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा दीपावली को प्रकाश का त्योहार हम लोग कहते हैं। ठीक है, अब चलिए चलते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। ठीक है, अब देख पाओगे यहाँ पे आपका जो 11वां नंबर प्रश्न है, कह रहा है दुर्गा पूजा का मुख्य त्योहार मतलब कहाँ का है। ठीक है, कह रहा है केरल का है, पश्चिम बंगाल का है, राजस्थान का है, कश्मीर का है। ठीक है दोस्तों, तो जो दुर्गा पूजा का जो ये प्रमुख त्योहार है कहाँ का है, आपका पश्चिम बंगाल का ये प्रमुख त्योहार है। ठीक है, तो विकल्प नंबर आपका बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं हम लोग 12वें नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखो ये भी कितना आसान प्रश्न यहाँ पे भी दिया है। ठीक है, देखो लिखा है पुष्कर मेला भारत के किस राज्य में आयोजित होने वाला वार्षिक पशु मेला है। ठीक है, तो जो पुष्कर मेला लगता है आपको पता होगा कहाँ पे लगता है, राजस्थान में लगता है। ठीक है, अच्छा राजस्थान जो है भारत का जो राज्य है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, ये पहले नंबर पे। राजस्थान की राजधानी क्या है, आपको जयपुर देखने को मिलती है। जयपुर को हम पिंक सिटी भी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं, हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपका रहा नौटंकी किस राज्य का एक लोक नृत्य है। अब देखिए नृत्य से आपका सवाल आ गया, मतलब प्रश्न बन गए। अब देखो कह रहा उत्तर प्रदेश का, केरल का, मध्य प्रदेश का, राजस्थान का।
ठीक है दोस्तों। तो जो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, जो नौटंकी है, यहाँ पे जो लोक नृत्य होता है ये उत्तर प्रदेश का है। ठीक है। अच्छा, केरल का क्या है? केरल का शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य आपका जो है कथकली है और मोहिनी अट्टम है। ठीक है, कथकली और आपका मोहिनी अट्टम। ठीक है, मोहिनी आपका अट्टम है। ठीक है दोस्तों। अब देखो, कथक की बात किया जाएगा तो उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ पे। ठीक है, और जो यहाँ पे मध्य प्रदेश का जो आपका लोक नृत्य है यहाँ पे है, मनाया जाता है यहाँ पे राई नृत्य होता है। ठीक है, यहाँ पे मटकी नृत्य भी बोलते हैं इसको। ठीक है, होता है एक, और एक होता है जवार नृत्य। ठीक है, ये आपके हैं। अब राजस्थान के जो क्या है प्रमुख लोक नृत्य क्या है? एक घूमर है। ठीक है, घूमर है, और एक कालबेलिया है। ठीक है, कालबेलिया, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, और एक मटकी नृत्य। ठीक है दोस्तों। तो चलिए, आप लोगों को यहाँ पे नृत्य के बारे में ऑप्शंस के हिसाब से भी मैंने बता दिया अच्छे से। ठीक है, अब चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो आपका यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न आप देख पाओगे, यहाँ पे लिखा है बिहू नृत्य किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है। ठीक है, बिहू नृत्य जो है किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है, देखो अभी मैंने बताया आप लोगों को। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे पहला असम है, अरुणाचल प्रदेश है, उड़ीसा है, हरियाणा है। ठीक है, तो जो बिहू जो नृत्य है वो असम का है। ठीक है दोस्तों, ये बिहू जो नृत्य है आपका असम का लोक नृत्य है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे लिखा है चूमर का पारंपरिक व उत्साहिक लोक नृत्य है। चूमर नहीं दोस्तों, यहाँ पे आपका घूमर होगा। ठीक है, घूमर होगा। ठीक है, एक घूमर होता है, एक झूमर होता है। ठीक है दोस्तों। अब देखो यहाँ पे क्या है, केरल है, यहाँ पे ये नहीं रहेगा। केरल है, गुजरात है, राजस्थान है, सिक्किम है। ठीक है दोस्तों, तो जो घूमर है आपका, अभी मैंने बताया आप लोगों का राजस्थान का, ये क्या है आपका लोक नृत्य है। ठीक है, और एक झूमर होता है। ठीक है दोस्तों, झूमर, जो झूमर होता है ये आपका झारखंड का होता है। ठीक है, झारखंड का ये लोक नृत्य है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको गुजरात में देखने को मिलेगा, गरबा में देखने को मिल सकता है। ठीक है, ठीक है दोस्तों। अब केरल का अभी मैंने बताया आप लोगों को, कथकली और मोहिनीअट्टम। ठीक है दोस्तों। अब चलिए चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर हमारी क्लासेस आप लोगों को अच्छी लग रही है तो वे टू स्काई सिलेक्शन अड्डा को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अब देखिए यहाँ पे आपका ये पूछ लिया कि किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। ठीक है, 16 नंबर प्रश्न आप देख पाओगे यहाँ पे, कह धन्वंतरी किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं? कह रहा आयुर्वेद से, खगोल विद्या से, साहित्य से, सेनापति से। तो ध्यान रखिए यहाँ पे धन्वंतरी जो है यहाँ पे आयुर्वेद से जुड़े हुए। आयुर्वेद के जो जनक भी हैं वो धन्वंतरी जी ही है। ठीक है, इसके जो जनक है यहाँ पे यही है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब चलते हैं हम लोग यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे दोस्तों, अब आपका आगे यहाँ पे 17 नंबर आप देख पाओगे, कह रहा है गरबा नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। ठीक है, अभी मैंने बताया था आप लोगों को जो गरबा जो नृत्य होता है वो गुजरात से रिलेटेड होता है, तो यहाँ पे आपका ये सही हो जाएगा। ठीक है, और राजस्थान में देखो मैंने बताया था अभी आप लोगों को, एक कालबेलिया था, एक घूमर था। ठीक है, ये इसका नृत्य था। ठीक है, अब चलिए चलते हैं हम लोग यहाँ पे। अच्छा, ये जो 17 नंबर का राइट आंसर होगा यहाँ पे विकल्प नंबर आपका यहाँ पे सी होगा। ठीक है, विकल्प नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा है कथकली का एक शास्त्रीय नृत्य नाटक है। ठीक है, कहाँ का है? देखो जो क्लासिकल डांस है ये कहाँ का है? ठीक है, आप देख पाओगे यहाँ पे क्लासिकल डांस जो है कथकली मणिपुर का है, केरल का है, तमिलनाडु का है, आंध्र प्रदेश का है। ठीक है दोस्तों, तो ये कथकली आपका केरल का है। विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अच्छा मणिपुर का क्या है? मणिपुर ही है। जो आपके क्लासिकल डांस है आपके 8 देखने को मिलते हैं। ठीक है, 8 डांस आप देखने को मिलते हैं। ठीक है, जैसे क्या होता है, तमिलनाडु का क्या है? भरतनाट्यम है, भरतनाट्यम। ठीक है दोस्तों, आंध्र प्रदेश का क्या है? कुचिपुड़ी। ठीक है दोस्तों, कुची यहाँ पे होगा कुचिपुड़ी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कुचिपुड़ी हो जाएगा इसका। ठीक है, अब उड़ीसा का उड़ीसी होता है, मणिपुर का मणिपुरी होता है, मोहिनीअट्टम किसका होता है? केरल का होता है। ठीक है, इसका एक केरल का क्या है? मोहिनीअट्टम भी है। ठीक है, और असम का होता है आपका सत्रिया। ठीक है, असम का आपको देखने को मिलेगा सत्रिया नृत्य। ठीक है, अब आपके देखो एक और होता है, एक छऊ नृत्य होता है, छऊ नृत्य। ठीक है, छऊ नृत्य। ठीक है, जो छऊ नृत्य होता है आपका ये अर्थशास्त्रीय नृत्य होता है। ठीक है, ये कहाँ कहाँ का है? झारखंड का है। ठीक है, झारखंड का है, छत्तीसगढ़ का है यहाँ पे है। ठीक है दोस्तों, और पश्चिम बंगाल का भी है। ठीक है, पश्चिम बंगाल का। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग चलते हैं अब नेक्स्ट नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
अब देखो यहाँ पे जो 19 नंबर प्रश्न आप देख पाओगे, यहाँ पे डांडिया भारत के किस राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है। ठीक है, तो कह रहा है पश्चिम बंगाल का, बिहार का, गुजरात का, असम का। ठीक है, तो डांडिया आप सबको पता होगा गुजरात में खेला जाता है। ठीक है, तो इसका यहाँ पे लोक नृत्य कहाँ हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा गुजरात का। ठीक है, तो विकल्प नंबर आपका सी यहीं पे सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब अच्छा यहाँ पे बिहार में आप देख पाओगे, यहाँ पे जो इसकी भी क्या होती है, यहाँ पे इसके लोक नृत्य होते हैं। ये पूछता है आपसे जट जटिन। ठीक है, जट जटिन होता है, एक डोमकच होता है। ठीक है, डोमकच होता है, एक फगुआ होता है। ठीक है, इसका भी यहाँ पे जो पारंपरिक लोक नृत्य है, ठीक है, बिहार का। ठीक है, चलिए समझ में आ रहा है आप सबको। यहाँ तक 19 तक सवाल हम लोगों ने लगा लिया, क्वेश्चन को अच्छे से कर लिया। तो अगर अभी भी क्लास को हमारे सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अपना ये क्लास सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं यहाँ पे अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आप यहाँ पे अगला प्रश्न देख पाओगे, यहाँ पे लिखा है कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है। देखो दोस्तों सबको पता है कंप्यूटर के जनक किसे कहते हैं, चार्ल्स बेबेज को हम लोग कंप्यूटर का जनक कहते हैं। ठीक है, और कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं, सीपीयू को बोलते हैं। ठीक है, सीपीयू को। ठीक है, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं हम लोग यहाँ पे अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे लिखा है, कर है यक्षगान किस भारतीय राज्य की लोक प्रस्तुति है। ठीक है, तो जो यक्षगान है आप लोगों का कह रहा है कि कर्नाटक का है, महाराष्ट्र का है, असम का है, गुजरात का है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो यक्षगान है ये लोक नृत्य प्रस्तुति है आपके कर्नाटक की है। ठीक है दोस्तों, कर्नाटक की है। ठीक है, विकल्प नंबर ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से शेयर कर दीजिए हमारे क्लास को आप सभी लोग। ठीक है, तो चलिए चलते हैं यहाँ पे हम लोग यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है आपका उस्ताद अमजद अली खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के वादक हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो ये उस्ताद अमजद अली खान जो है यहाँ पे कह रहा है बांसुरी से है, सरोद से है, शहनाई से, संतूर से। ठीक है दोस्तों, यहाँ विकल्प नंबर आपका बी यहाँ पे सही हो जाएगा, सरोद से है। ठीक है, इन्हें प्रमुख शास्त्रीय राष्ट्रीय सम्मान भी मिला हुआ है। ठीक है दोस्तों, इन्हें जो उस्ताद अमजद अली खान को यहाँ पे राष्ट्रीय सम्मान मिला हुआ है। देखिए क्या क्या मिला इनको, पद्मश्री मिला है, पद्म विभूषण मिला है। ठीक है, और पद्म भूषण भी मिला हुआ है। ठीक है दोस्तों, इनको 1975 में पद्मश्री मिला था, 1975 में। ठीक है दोस्तों, और पद्म भूषण जो मिला था आपका 1991 में मिला था। ठीक है, और जो आपका पद्म विभूषण मिला था आपको 2001 में मिला था। ठीक है दोस्तों, और यहाँ जो बांसुरी से रिलेटेड होगा, अगर बांसुरी से आपकी बात किया जाएगा यहाँ पे तो ध्यान रखिए दोस्तों, हरिप्रसाद चौरसिया इससे रिलेटेड है, हरिप्रसाद चौरसिया रिलेटेड है। ठीक है दोस्तों, तो जो इसका आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे विकल्प नंबर बी ही आपका यहाँ पे सही होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग चलते हैं, हम लोग नेक्स्ट नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख पाओगे नेक्स्ट नंबर प्रश्न यहाँ पे लिखा है। ठीक है, देख पाओगे आप, लिखा है निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र हरिप्रसाद चौरसिया संबंधित है। देखो अभी जस्ट मैंने बताया आप लोगों को क्या बांसुरी से रिलेटेड है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपका ये बांसुरी सही हो जाएगा। ठीक है, अब अगर तबला से बात किया जाएगा तो तबला की बात किया जाए तो आपको पता होगा जाकिर हुसैन। ठीक है, जाकिर हुसैन आपके क्या है, तबला वादक है। ठीक है, और पंडित किशन महाराज भी तबला से रिलेटेड है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट नंबर प्रश्न लेते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपका आ गया मधुबनी कला किस भारतीय राज्य से संबंधित है। ठीक है, मधुबनी कला यहाँ से पूछा आपसे किस राज्य से संबंधित है, कह रहा है बंगाल से है, महाराष्ट्र से है, बिहार से है, पंजाब से। ठीक है दोस्तों, जो मधुबनी कला है इसको जीआई टैग भी मिल चुका है यहाँ पे है, तो ये बिहार से रिलेटेड है। ठीक है दोस्तों, मधुबनी जो पेंटिंग होती है चावल के दानों से की जाती है। ठीक है, और इसको जीआई टैग भी मिल चुका है। ठीक है दोस्तों, ये 2007 में इसको 2007 में आपको यहाँ पे इसको जीआई टैग मिल चुका है। ठीक है, इसको हम एक नाम से और जानते हैं, एक नाम से और जानते हैं हम लोग इसके इस पेंटिंग को। ठीक है दोस्तों, इसको बोलते हैं मिथिला पेंटिंग भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं मिथिला पेंटिंग भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि मिथिला क्षेत्र से ये आपकी मधुबनी पेंटिंग का उद्गम हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं, हम लोग नेक्स्ट नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे आपका 25 नंबर सवाल देखो, आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन है। ठीक है, करा दोराबजी मित्र है, सुब्रमण्यम भारती है, भारतेंद्र हरिश्चंद्र है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो आप सभी को पता होगा जो विकल्प नंबर
डी है, यही आपका सही है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी हैं, ठीक है। जो आनंद जो मठ है, ये आपका क्या है, उपन्यास है, ठीक है दोस्तों। ये जो प्रकाशित कब हुआ था, कब संपादित हुआ था, 1882 में, ठीक है दोस्तों, ये प्रकाशित हुआ था, ठीक है। और इसी में ही आपका क्या है, आपका है वंदे मातरम, ठीक है। वंदे मातरम इसी से लिया गया है, ठीक है। अगर पूछे वंदे मातरम कहां से लिया गया, तो आनंद मठ से यहाँ पे ये लिया गया है, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं हम लोग यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अब आइए देखिए कितना जल्दी जल्दी हम क्वेश्चन को कर रहे हैं यहाँ पे। अब देखिए 26 नंबर आप प्रश्न आप देख पाओगे, यहाँ पे लिखा है, इनमें से कौन सी पुस्तक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखित नहीं है, ठीक है दोस्तों। द साइंटिफिक इंडियन है, इग्नाइटेड माइंड से है, यहाँ पे माई कंट्री माई लाइफ है, विंग्स ऑफ फायर है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे जो आप देख पाओगे माई कंट्री माई लाइफ, ये तो आपके यही आपकी नहीं है, ठीक है। ये वाला और ये विकल्प नंबर बी और विकल्प नंबर डी, ये आपके क्या डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की ये पुस्तकें हैं, ठीक है। माई कंट्री माई लाइफ ये आपकी इनकी पुस्तक नहीं है, ठीक है। ये जो पुस्तक है आपकी लाल कृष्ण आडवाणी जी की है, ठीक है। लाल कृष्ण आडवाणी जी की ये पुस्तक है, माई कंट्री माई लाइफ है, ठीक है दोस्तों। अब देखो एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में थोड़ी सी आप लोग जानकारी रहनी चाहिए, ठीक है। इनको मिसाइल मैन के नाम से भी हम लोग जानते हैं, ठीक है। और इन्हें भारत सरकार ने इन्हें भारत रत्न भी दिया है 1997 में, ठीक है। 1997 में इन्हें भारत रत्न से पुरस्कृत किया गया था, ठीक है दोस्तों। और ये भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं 11वें नंबर के, ठीक है। कब रहे थे यहाँ पे 2002 से 2007 तक के, ठीक है। 2007 तक के ये राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, ठीक है दोस्तों। और इनका जो जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1931 में, 15 अक्टूबर 1931 में एपीजे अब्दुल कलाम जी का जन्म हुआ था, ठीक है। कहाँ पे, रामेश्वरम में हुआ था, ठीक है। ये कहाँ पे पड़ता है, तमिलनाडु में पड़ता है, ठीक है दोस्तों। और जो इनका जो निधन हुआ था 27 जुलाई 2015 में हुआ था, ठीक है। कहाँ पे, शिलांग मेघालय में हुआ था, ठीक है। तो चलिए इतना आपकी जानकारी आप लोगों के लिए सफिशिएंट है, ठीक है। अब अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आप लोग आसानी से कर लोगे। तो चलिए हम चलते हैं यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न देखते हैं। देखो कह रहा है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। कह रहा है जवाहरलाल नेहरू ने, सुभाष चंद्र बोस ने, खुदीराम बोस ने, चंद्रशेखर आजाद ने, ठीक है दोस्तों। तो दिल्ली चलो का जो नारा दिया था आप लोगों के, आपका सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे, ठीक है। और एक नारा और दिए थे, जय हिंद का भी नारा इन्होंने दिया था यहाँ पे, और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये भी नारा सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था, ठीक है। अब चलिए चलते हैं हम लोग यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न देखते हैं। 28 नंबर प्रश्न देख पाओगे यहाँ पे, मालगुडी डेज किस भारतीय लेखक के कार्यों पर आधारित है। कह शंकर नाग के, आर के लक्ष्मण से, आर के नारायण से, गिरीश कर्नाडा से। तो जो आपका विकल्प नंबर यहाँ पे सी है, आर के नारायण से ही संबंधित है, ठीक है, मालगुडी डेज, ठीक है। अब चलिए चलते हैं हम लोग यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ निम्नलिखित में किस व्यक्ति के जीवन पर लिखी गई ये पुस्तक है, ठीक है दोस्तों। तो ये आपकी महात्मा गांधी की जीवनी है, ठीक है। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ठीक है, यहाँ पे ये इनकी ही जीवनी है। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग यहाँ पे अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। और विंग्स ऑफ फायर किसकी है, यहाँ पे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की थी, ठीक है। चलिए अब चलते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे जो अगला प्रश्न लिखा हुआ है 30 नंबर, निम्नलिखित में से किसे आधुनिक भारत की मीरा कहा जाता है, ठीक है। कह रहा है कमला दास को, महेश्वेता देवी को, आशापूर्वा देवी को, महादेवी वर्मा को। तो महादेवी वर्मा को हम क्या बोलते हैं, आधुनिक भारत की मीरा कहते हैं, ठीक है। महादेवी वर्मा को यामा उपन्यास के लिए, ठीक है, यामा उपन्यास के लिए यहाँ पे आप लोगों को क्या मिला था, यहाँ पे इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है, ठीक है। ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको मिला हुआ, कब मिला था, 1982 में मिला था, ठीक है। इनकी ये प्रमुख कृति थी यामा, ठीक है। और ये छायावादी की युग की प्रमुख कवियत्री है, ठीक है। ये आपकी क्या है बताओ, काव्य है, ठीक है। अब देखो इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, निर्जा है, यामा है, आपकी क्या दीप शिखा है, ठीक है, दीप शिखा भी है, ठीक है, और इत्यादि इनकी क्या है रचनाएं हैं, ठीक है दोस्तों। अब चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए आइए चलते हैं, देखिए यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी रचना मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है। तो कह रहा है कामायनी के द्वारा, यामा के द्वारा, चिदंबरा, शिवा सदन, कौन सी लिखी गई है, ठीक है। यहाँ पे तो मुंशी प्रेमचंद की जो आपकी यहाँ पे रचना है सेवा सदन है, ठीक है दोस्तों। कामायनी तो जयशंकर प्रसाद की है, ठीक है, यहाँ पे जयशंकर प्रसाद की है। यामा भी मैंने बताया महादेवी वर्मा की है। चिदंबरा जो है आपकी
सुमिंदानंदन पंत जी के हैं, ठीक है, सुमिंदानंदन पंत जी के हैं, ठीक है। इनको भी इसके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। हिंदी में सबसे पहले जो साहित्य के क्षेत्र में यहाँ पे इनको क्या मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ था। कब मिला था, 1968 में, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं यहाँ पे आपके लिए आया हूं, ठीक है। अब चलिए देखिए, आप यहाँ देख पाओगे, कह रहा 32 नंबर प्रश्न, पद्मावत के रचयिता कौन है। कह रहा मलिक मोहम्मद जायसी हैं, गुलबदन बेगम है, अबुल फजल हैं, फिरदौसी हैं, ठीक है दोस्तों। तो जो इसका राइट आंसर होगा विकल्प नंबर ए, मलिक मोहम्मद जायसी ही इसके आपके क्या है, रचयिता है, ठीक है, पद्मावत के, ठीक है। अब चलिए चलते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट नंबर प्रश्न को देखते हैं। आप देख पाओगे नेक्स्ट नंबर प्रश्न आपका है, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस हर साल कब मनाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर 6 मार्च को, 7 मार्च को, 8 मार्च को, 9 मार्च, तो यहाँ पे आपका 8 मार्च यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और 8 मार्च को ही हम लोग वायु दिवस के रूप में भी मनाते हैं, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं, यहाँ पे आप देख पाओगे 34 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। यहाँ पे कह रहा है 5 अप्रैल को, 15 मई को, 5 जून को, 15 जुलाई को, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है सभी को पता होगा 5 जून को मनाया जाता है, ठीक है, 5 जून को मनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। अब चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे देख पाओगे, यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतरराष्ट्रीय योग दिवस आपको मनाया जाता है 21 जून को मनाया जाता है, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न लेते हैं। देखो यहाँ पूछा है विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व जल दिवस आपका मनाया जाता है 22 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। और 23 मार्च को आपका शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, और 30 जनवरी भी आपका शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो विकल्प नंबर इसका यहाँ पे आपका सही होने वाला यहाँ पे है सी, आपका सही होगा 22 मार्च, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट नंबर प्रश्न देते हैं। यहाँ पे आपका लिखा है 37 नंबर प्रश्न, आप देख पाओगे यहाँ पे कह रहा है विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। तो कह रहा है 15 जनवरी, 16 दिसंबर, 16 सितंबर और यहाँ पे 25 अप्रैल। तो सबको पता है यहाँ पे, यहाँ विकल्प नंबर जो सी है आपका ही सही है, 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। और 15 जनवरी को सेना दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं, ठीक। तो चलिए हम चलते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न लेते हैं, ठीक है। अब अगला प्रश्न आप देख पाओगे यहाँ पे, कह रहा हिंदी दिवस हर साल कब मनाया जाता है, ठीक है। तो सबको पता होगा यहाँ पे 14 सितंबर को हम लोग हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं, और यहाँ पे 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। आपको पता होगा यहाँ पे 2 अक्टूबर को हम लोग क्या मनाते हैं, गांधी जयंती, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट नंबर प्रश्न लेते हैं। अब देखो यहाँ पे लिखा है 39 नंबर प्रश्न, आप देख पाओगे विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, 18 सितंबर को, 25 अगस्त को, 22 अप्रैल को, 7 अप्रैल को, ठीक है। तो 22 अप्रैल को यहाँ पे हम लोग विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पे सी सही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ने से पहले अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वे टू स्काई सिलेक्शन अड्डा को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है दोस्तों। अब चलिए चलते हैं यहाँ पे, अब 40 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है यहाँ पे 40 नंबर आप प्रश्न देख पाओगे। आप कह रहा है विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। तो कह रहा है 18 जुलाई को, 8 जुलाई को, 15 जून को, 8 मई को, ठीक है दोस्तों। तो जो विश्व रेड क्रॉस जो दिवस मनाया जाता है आप लोगों को 8 मई को मनाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ विकल्प नंबर आपका डी सही हो जाएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं, अब नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देख पाओगे यहाँ पे लिखा है भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो विज्ञान दिवस की यहाँ बात कर रहा है, ठीक है दोस्तों। तो विज्ञान दिवस आपका सीवी रमन के जन्मदिन के पर मनाया जाता है, ठीक है। सीवी रमन के जन्मदिन पर, तो उनका जन्म कब हुआ था यहाँ पे देखिए 28 फरवरी को, ठीक है दोस्तों। 28 फरवरी को इनका जन्म दिवस मनाया जाता है, ठीक है, इन्हीं के जन्मोत्सव पे। देखो किसके लिए मनाया जाता है यहाँ पे, इन्होंने रमन प्रभाव की खोज की थी, रमन प्रभाव की खोज की थी, और इन्हीं के इसी क्षेत्र में इनको नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है दोस्तों। नोबेल प्राइज भी इनको मिला था, ठीक है दोस्तों। किसको, यहाँ पे आपको सर सीवी रमन को, ठीक है दोस्तों। कब मिला था, भौतिकी क्षेत्र में मिला था इन्हों 1930 में, किसमें, फिजिक्स में, ठीक है दोस्तों। फिजिक्स में इनको 1930 में इन्हें आप लोगों को मतलब इनको नोबेल प्राइज मिला हुआ था, ठीक है। चलिए अब लोग हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब आइए देखिए यहाँ पे लिखा है अच्छा सा प्यारा सा प्रश्न, कह रहा है यहाँ पे अल्फ्रेड नोबेल पुरस्कार की स्थापना करने वाले अल्फ्रेड नोबेल ने किस चीज का आविष्कार किया था। देखिए
अल्फ्रेड जो नोबेल थे इन्हीं के उपलक्ष्य में ही नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, और ये किसका खोज किए थे यहाँ पे, तो ये डायनामाइट का खोज किए थे। ठीक है, डायनामाइट का खोज किए थे और इन्होंने अल्फ्रेड नोबेल जो थे ये अपनी जितनी भी संपत्ति थी आधा से ज्यादा जो होता है मतलब कि जो नोबेल पुरस्कार में दान दिए थे लोगों के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे डायनामाइट की खोज किए थे। कब खोज किए थे, 1867 में इन्होंने डायनामाइट की खोज किए थे। और ये किस देश के थे अल्फ्रेड नोबेल, तो ये स्वीडन के थे। ठीक है, स्वीडन के थे। ठीक है, अब देखो जो नोबेल प्राइज की जो शुरुआत हुई थी, नोबेल प्राइज की आपकी जो शुरुआत हुई थी तो 1901 से हुई थी। ठीक है दोस्तों, चलिए अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देख पाओगे, यहाँ पे लिखा है रविन्द्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है दोस्तों, 1911 में, 1923 में, 1913 में और 1941 में। ठीक है दोस्तों, जो रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए इन्हें 1913 में इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है दोस्तों, इसी में राष्ट्रगान है। ठीक है, तो 1913 विकल्प नंबर आपका यहाँ पे सी यहाँ पे सही हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे 44 नंबर प्रश्न को देखते हैं। देखिए 44 नंबर प्रश्न देख पाओगे यहाँ पे, कह रहा नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय अर्थशास्त्री कौन थे। ठीक है, तो कह रहा अभिजीत बनर्जी थे यहाँ पे। अच्छा, 2 बार अभिजीत बनर्जी हो गया यहाँ पे, अमित मिश्रा हो गया, अमृत सेन हो गया। अब ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ध्यान रखिए, तो विकल्प नंबर यहाँ पे सी है, अमृत सेन। सबसे पहले यह नोबेल पुरस्कार पाए थे अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। कब पाए थे, ध्यान रखिए यहाँ पे 1998 में इन्हें क्या मिला था, नोबेल प्राइज मिला था। और ये किसमें, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। ठीक है दोस्तों, और जो अभिजीत बनर्जी हैं ये आपके दूसरे नंबर के हैं। ठीक है दोस्तों, और इन्हें 2019 में मिला था। ठीक है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिला था। अब चलिए चलते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट नंबर प्रश्न लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे कह रहा भारत का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार कौन सा है। ठीक है, साहित्यिक पुरस्कार की बात किया जाएगा तो आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार होता है। ठीक है, और सबसे पहले जो हिंदी साहित्य के क्षेत्र में जो ज्ञानपीठ पुरस्कार पाए थे वो कौन थे, सुविधानंदन पंत जी थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर इसका, ज्ञानपीठ पुरस्कार इसका हो जाएगा, साहित्य पुरस्कार की बात किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब देखें यहाँ पे आप देख पाओगे, अगर भारत के पूछा जाएगा सर्वोच्च सम्मान क्या है तो आपका हो जाएगा, आ जाएगा भारत रत्न। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लिखा है दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो कहा साहित्य के क्षेत्र में, सिनेमा के क्षेत्र, पत्रकारिता के खेलकूद में। तो आपका जो यहाँ पे विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पे सही है, सिनेमा के क्षेत्र में। ठीक है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार, और सबसे पहले किसको दिया गया था, तो देवरानी को दिया था। ठीक है, देविका रानी को। ठीक है, देविका रानी को यहाँ पे दिया गया था 1969 में। ठीक है, यह पुरस्कार दिया गया था, सबसे पहले इन्हीं को दिया गया था। तो चलिए अब चलते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो अभी मैंने बताया आप लोगों को देविका रानी जी ही थी। ठीक है, चलिए कब पाई थी यहाँ पे, 1969 में। ठीक है दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपने कितने क्वेश्चन यहाँ पे सही किए हैं। ठीक है, अब चलिए चलते हैं हम लोग यहाँ पे अगला प्रश्न लेते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा है पाकिस्तान भारत सीमा के किसके अध्यक्षता में निर्धारित की गई है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता है भारत पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ लाइन है। ठीक है, 1947 में ये खींची गई थी। तो यहाँ पे इसका विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पे सही होगा, रेड क्लिफ। ठीक है दोस्तों, अब मैकमोहन रेखा किसके किसके बीच में है, भारत और चाइना के बीच में। ठीक है, 1914 में खींची गई थी। ठीक है, शिमला समझौता में। अब चलिए हम चलते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न लेते हैं। देख पाओगे यहाँ पे अगला प्रश्न कह रहा है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था इसके पहले वीडियो में। ठीक है, अगर वो वीडियो नहीं देखो जाके जल्दी से देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है WHO का मुख्यालय जो आपका कह रहा है दक्षिण अफ्रीका में, फ्रांस में, अमेरिका में, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, तो आपको पता होगा जेनेवा के स्विट्जरलैंड में ही स्थित है। ठीक है, WHO का यहाँ पे मुख्यालय, ठीक है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, अब चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखें यहाँ लिखा है WTO का मुख्यालय, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पे, इंग्लैंड में है, अमेरिका में है, स्विट्जरलैंड में है, फ्रांस में। तो इसका भी जो मुख्यालय है आपका स्विट्जरलैंड में ही है। ठीक है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में ही इसका मतलब विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय है। ठीक है दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइएगा हमारी क्लासेस आप लोगों को कैसी लग रही है। ठीक है, हम आप लोगों के लिए लगातार ऐसे मेहनत करते रहेंगे। ठीक है, और आपसे एक रिक्वेस्ट है, वे टू स्काई सिलेक्शन अड्डा को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए आप लोग अब ऐसे ही हमारे वीडियो पे बने रहिए, लगातार हम आप लोगों के लिए ऐसे वीडियो लेके आते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बाय।